अब की बार बड़ी लड़ाई, इमरजेंसी की याद दिलाई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान की रक्षा हम करेंगे। साथ लाए संविधान, छिड़ा सबसे बड़ा सियासी रण। विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। संविधान पर कोहराम, अपना अपना संग्राम। संविधान कहीं छेड़ेगा नहीं। इन्होंने एक बार ये झूठ बोल के फैला के चुनाव जीत गए, अगली बार ये अब झूठ नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नई लोकसभा, नई तकरार, संविधान पर आर पार हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज से 18वीं लोकसभा अस्तित्व में आ गई। विशेष सत्र की शुरुआत हुई। सदन के नए सदस्यों ने शपथ लिया। विपक्ष के सदस्य संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संसद की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी की दुहाई देकर संविधान की लड़ाई को और धार दे दी। उन्होंने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 24 जून यानी 18वीं लोकसभा का पहला दिन। विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून की याद दिला दी। ये वही दिन है जब 50 साल पहले 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इमरजेंसी को लेकर पीएम मोदी का हमला तारीखों का संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया प्रयोग है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को नया एंगल दे दिया। पूरे प्रचार में कांग्रेस संविधान दिखा दिखाकर जनता को यही कहती रही कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। और आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन भी विपक्ष के सांसद हाथों में संविधान लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पहले दिन ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा घिरती गई। कांग्रेस पर लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने के आरोप लगते रहे। लोकतंत्र पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। 100 बार यही बात बोलेंगे। और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। ये उन लोगों का कहना है, वो ठोठी दलील है जिसको हम लोग कहते हैं थेटरोलॉजी।
कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको, उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त आर-पार रहा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। कहाँ संविधान खतरे में, कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। संविधान को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। तो सत्ता पक्ष ने भी याद दिला दी कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान का कैसा दुरुपयोग किया था। आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। सुधांशु जी, सबसे पहले आपसे, और वो आरोप जो मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक ही बात को दोहरा कर कब तक हुकूमत करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो बात दोहराने की नहीं है, तो फिर कांग्रेस क्यों कहती है हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे? 75 साल पुरानी बात वो याद दिलाते हैं ना। हम बता रहे हैं वो सामान्य बात नहीं थी, पर मैं उसके बाद की भी बातें बताऊंगा दो बिंदुओं में से। इमरजेंसी कैसे लगी थी कि भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिनके चुनाव को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था और उनके द्वारा किसी भी पद पर रहने को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब इमरजेंसी लगाई गई, वो भी कैसे? भूतलक्षी प्रभाव से, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कि कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। और सिर्फ विपक्ष को जेल में नहीं डाला गया था, भारत के सभी लोगों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको जेल में डाल सकती थी और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। अगर आप कहीं बस अड्डे पे खड़े होकर भी पब्लिक जगह पे सिर्फ इतना कह दें कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत आप परमानेंट अंदर चले जाएंगे। और बड़ा फेमस वाकया है कि जज ने कहा कि अगर इस ढंग से पुलिस गिरफ्तार करेगी तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? तो गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि योर ऑनर, अगर उसको गोली भी मार दे तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। कमिटेड जुडिशरी की बात हुई, इंडिया इज इंदिरा की बात हुई। छोटी बात नहीं थी, देश से ऊपर नेता हो गया। और वो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था। और यह भी याद दिलाऊं, 42वां संविधान संशोधन जानते कितना बड़ा संशोधन था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 14 आर्टिकल नए जोड़े गए थे, संविधान में 2 चैप्टर जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसे बदल दिया गया था, सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया था। संविधान बदलना उसे कहते हैं। मगर वो तो चलिए इमरजेंसी हो गई, उसे नहीं दोहराते हैं। खड़गे जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी के जमाने में शाहबानो केस क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि शरिया के खिलाफ लगा तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान का हिस्सा बना दिया गया, संविधान से ऊपर कर दिया गया। यह संविधान को कुचलना थोड़ी था, यह तो सेकुलर संगीत था। अब आप आइए, नरसिम्हा राव के समय में वक्फ बोर्ड एक्ट क्या था? किसी की जमीन पे कोई क्लेम कर दे, वो कोर्ट नहीं जा सकता। अगर किसी संपत्ति के ऊपर क्लेम कर दिया जाए, वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये संविधान को बदलना नहीं था। और आप आइए, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार, देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाना संविधान को बदलना नहीं था क्या? और मैं पूछना चाहता हूं, NAC के चेयरमैन के रूप में सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। जब कोर्ट का जजमेंट आया था, इन लोगों ने पहले जया बच्चन जी को हटाया और उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर मुद्दा लगा और NAC चेयरमैन रहते हुए, कैबिनेट से ऊपर रहते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा इलेक्ट होकर आना पड़ा और तब वो पद छोड़ना पड़ा। और संविधान की सबसे ऊंची जो यूनियन कैबिनेट है, उसके
जजमेंट को, उसके निर्णय को ऐसे चिन्ने चिन्ने उड़ा के फाड़ के फेंक देना, यह संविधान का उल्लंघन थोड़ी था। और प्राइम मिनिस्टर की फोटो छोटी और एनएससी की चेयरमैन की फोटो बड़ी, विदेशी हेड ऑफ द स्टेट से एनएससी चेयरमैन सोनिया जी पहले मिलती थी और पीछे ऐसे खड़े रहते थे, ये संविधान का बदलना थोड़ी था। तो खड़गे जी को याद आना चाहिए, हर मुकाम पे उनकी सरकार ने संविधान को रौंदा है, इमरजेंसी से लेके 2014 की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाने तक। ठीक है अभय दुबे जी, ये सारे आरोप आपके सामने लगा रहे हैं सुधांशु जी, और सीधे तौर पर यह बात कि ये तुलना कहां से हो गई कि मतलब कम से कम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से बेहतर है, ये भी जरा समझा दें। श्वेता जी कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, अज्जल गगरी छलकत जाए। बहुमत से दूर बैसाखियों की सरकार का व्यवहार ऐसा ही होता है जैसा भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता सुधांशु जी ने व्यक्त किया। क्यों कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने? क्योंकि उस समय अधिसूचना जारी करके हमने इमरजेंसी की घोषणा की थी। आज 10 वर्ष में सैकड़ों काले धब्बे प्रजातंत्र के पर बदनुमा दाग की तरह दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री जी, जब आप इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं। मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 लाइन में जरूर व्यक्त करूंगा। इमरजेंसी किसी भी तरह की हो, घोषित या अघोषित, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मगर क्या थी परिस्थितियां इमरजेंसी की कि भारतीय जनता पार्टी जो जब जनसंघ कही जाती थी, कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जो प्रीवी पर्स का कानून इंदिरा गांधी जी ने समाप्त किया था, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। अर्थात जो राजे महाराजे थे, उनको भारत की जनता की जेब से जो पैसा प्रतिमाह देना पड़ता था, इंदिरा जी ने कहा कि वो नहीं दिया जाएगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तब भी ये कैपिटलिस्ट, तब भी ये पूंजीवादी एक साथ हो गए थे जनसंघ के साथ और इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। सर्वोच्च अदालत के फैसले को पढ़िएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी, हाई कोर्ट को इलाहाबाद के फैसले को पढ़िएगा। जब इंदिरा गांधी जी को हटाया तो 14 आरोप में से सिर्फ 2 सही पाए गए थे। क्या थे 2 आरोप? कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने चुनाव में एक स्टेज था जो थोड़ा ऊंचा बनवाया, जिसमें राज्य सरकार की मदद ली, और एक कर्मचारी था जिसने आवेदन दे दिया था अपने इस्तीफे का, जो स्वीकार नहीं हुआ था, 7 दिन बाद स्वीकार। ये सिर्फ 2 छोटे आरोप थे, लेकिन मैं फिर भी उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहता। आज की इमरजेंसी क्या है प्रधानमंत्री जी? आज जब आपने प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया तो के सुरेश, एक दलित आदमी जो 8 बार से सांसद है, उसके अधिकार को मारकर आपने एक गैर दलित आदमी को, जो उससे जूनियर है, 7 बार का सांसद है, उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया। आपने सत्ता में आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के, जबकि सारे लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबने कांग्रेस की सरकार में, कि हम जमीन का हक किसानों को देंगे। इसको कहते हैं अघोषित इमरजेंसी प्रधानमंत्री जी। इसी जून के माह में आपने किसानों को 150 रुपए के बोनस को बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी, और यह आदेश जारी कर दिया कि जो राज्य की सरकार है किसानों से बोनस देगी, उनसे समर्थन मूल्य पर हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे। कृषि के क्रूर काले कानून एक के बाद एक लेकर आए किसानों के खिलाफ। जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, उनके इशारों पर प्रधानमंत्री जी, ये है बदनुमा दाग, जिसको अघोषित इमरजेंसी कहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने 25% भी नहीं रहने दिया। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाते थे, जो कांग्रेस पार्टी के समय 75% था, जो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन था, अर्थात कोई कानून बनता था तो देश की जनता को देखने के लिए डाले जाते थे, वो 70% से घटाकर 11% कर दिया। अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया। हर साल 11 अध्यादेश लाए जाने लगे। ईडी सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सर्वोच्च अदालत ने तक आप पर इस बात पर आपत्ति दर्ज की, जो आप सदन में आने के आहूत होने के 8 दिन पहले प्रधानमंत्री जी लेकर आए। आपने नोटबंदी का काला कानून जब इस देश पर थोप दिया प्रधानमंत्री जी, जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग और किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था, वो बदनुमा और काला दाग था प्रधानमंत्री जी। आपने सदन चलने नहीं दिया। चीन की घुसपैठ पर देश बात करना चाहता था, बेरोजगारी पर देश बात करना चाहता था, मणिपुर की हिंसा पर देश बात करना चाहता था। आपने 149 सांसदों को निलंबित करके सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट का काला कानून, जो कि अंग्रेजी सरकार से भी बदतर है, उसको सदन में पास कर दिया प्रधानमंत्री जी। अघोषित इमरजेंसी का बदनुमा दाग है जो हिंदुस्तान उस दंश को झेलने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के घोटाले। गुजरात में 2014 से एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें स्कैम ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश में 10, हरियाणा में 28
और अभी नीट की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बावजूद अगर हमारे देश का शिक्षा मंत्री ये कह दे कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है तो ये अघोषित इमरजेंसी के संकेत है प्रधानमंत्री जी, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संविधान की पुस्तक अपने मस्तक पर लगाकर इस बात का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी कि अब जो 10 साल सहा है वो हम नहीं सहेंगे। हम सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखरता से इस बात की आवाज उठाएंगे कि जो अघोषित आपातकाल है उसको ये देश सहन करने वाला नहीं है। ये देश की जनता का जनादेश है। अब मनमाने नहीं जनमाने निर्णय आपको लेने होंगे। ये प्रतिपक्ष, समूचा प्रतिपक्ष मिलकर तय करेगा। अब इतिहास से प्रतिशोध ना आपको लेने देंगे ना मीडिया को लेने देंगे। आप इतिहास की बात करेंगे, हम वर्तमान में जो आपने दंश दिए उस पर सवाल खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, सुधांशु जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम राजीव रंजन जी और अनुराग भदौरिया जी को भी जोड़ना चाहेंगे इसमें। राजीव जी, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं, संविधान को लेकर जो बात है उसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि थेथरोलॉजी है ये जो चल रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि जो एक चुनावी मुद्दा था उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब 25 तारीख से एक दिन पहले अगर ये चर्चा छिड़ी है तो क्या हम ये समझें कि संसद में आने वाले दिनों में किस तरीके से हंगामा अभी होने वाला है और कैसे एक सशक्त हो चुका है ऑपोजिशन, वो जिस तरह का दबाव बनाएगा सरकार पर उसका एक ट्रेलर है, या फिर आपको केवल यह संयोग लग रहा है? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष इसकी शक्ति के संवर्धन का काम करता है। इसीलिए इस जनादेश ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए मिश्रित संदेश दिए हैं और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, अभी अभय दुबे जी ने प्रीवी पर्स का हवाला दिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हवाला दिया। दरअसल इन मसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण था जो आप लगातार आपके स्क्रॉल्स पर भी तमाम चीजें आ रही। 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का वो जो फैसला था, राजनारायण जी की याचिका पर जो फैसला आया, उस फैसले से बिल्कुल स्पष्ट था कि इंदिरा जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के एक ग्रहण की स्थिति थी और किसी भी निर्वाचित पद को ग्रहण करने से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। तो सरकार का पता नहीं, इंदिरा जी का भविष्य पूरी तरह से दफन होने के कगार पर था और इसलिए तमाम संवैधानिक अधिकारों को निरस्त करते हुए इमरजेंसी लागू किया गया। इसलिए ये प्रीवी पर्स या राष्ट्रीय जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मसलों से ये उलझाना चाहते हैं देश को, इससे कोई मसला नहीं था। दूसरा, आज कहीं ना कहीं संविधान की चर्चा आप कर, जब आप लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 99 की तीसरी अनुसूची का जो प्रारूप है वो तय प्रारूप है। उस प्रारूप के जरिए आप या तो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और मुझे लगता है कि फिर अलग से संविधान की प्रति, वैसे आपका अधिकार है, संविधान तो एक तरह से उससे महत्वपूर्ण कुछ भी इस देश के लिए नहीं है, लेकिन इससे जो संदेश आप देना चाहते थे वो बैकफायर कर गया है। इससे इमरजेंसी की जो काली यादें जिसकी बरसी कल है वो आपने याद दिलाती है। लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूरे देश में जो पहली कतार के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनमें आज उस आंदोलन के तमाम बड़े नेता हैं और इसीलिए इमरजेंसी को जस्टिफाई करना ये कहीं से भी तक संगत नहीं। उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने भी समय समय पर माफी मांगी, इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं कीजिए। पहली बात, अब ये मुद्दा इसलिए नहीं चल रहा है कि मैंडेट आपको जो मिला है पूरे चुनाव के दौरान संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आपने अपनी बातें रखी और एनडीए ने आपकी बातों का जवाब दिया और उसके बाद ये मैंडेट, उसके बाद 294 एक ट्रिपल अलायंस को मिला है। एनडीए को 294, 272 में ही स्पष्ट बहुमत है और ये एक ऐसा अवसर है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को ये तीसरी बार जनता ने यह आशीर्वाद दिया। इसीलिए ये अभूतपूर्व ये जनादेश है। इस जनादेश का सम्मान आपको करना होगा, आपकी जिम्मेदारियां भी है। आपकी जिम्मेदारियां एक विपक्ष के तौर पर केवल सिंबॉलिज्म या बहुत सारे कॉस्मेटिक जो तौर तरीके हैं उसके बजाय जमीन पर जिन मुद्दों के लिए आपके प्रतिनिधि जीत कर रहे हैं उनके साथ न्याय करना है। ये जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं
जो बड़े बड़े वायदे आप घोषणा पत्र में कर रहे थे और केंद्र की सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने की बात कर रहे थे, वो आप राज्यों में करके आप एक लकीर खींच सकते हैं। लेकिन आपका पूरा का पूरा जहां भी आपकी सरकारें बनी है, कुछ भी ऐसा आपने नहीं किया है जो आप ये बता सके कि आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आप इससे बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए अभी जो परिस्थितियां हैं, ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले 5 वर्षों का रोड मैप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट होगा। तो इस पे कहीं ना कहीं इसके बाद बजट और तमाम चीजें, इस पे एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जो भूमिका है, हमारी अपेक्षा और देश की अपेक्षा भी है कि उस दायित्व का निर्वहन। ठीक है, बिहार से उठी थी आवाज जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में कितने ऐसे युवा नेता रहे जो वाकई आज जिनकी मिसालें दी जाती हैं। उसी में नेताजी भी शामिल थे, अनुराग भदौरिया जी लगभग 19 महीने तक जेल में वो इमरजेंसी के दौरान रहे थे। आज जब ये चर्चा घोषित अघोषित की चल निकली है, तो आज आप उस दौर को, आपकी पार्टी उस दौर को भूल जाना चाहती है? संविधान और साथ में जो अघोषित आपातकाल की चर्चा जो आपकी सहयोगी पार्टी इस समय कर रही है, आप भी उसी के साथ जाना चाहेंगे पुराने दौर को भूलकर? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से राष्ट्र की बात करते हैं। जब यहाँ पे 1975 की बात करेंगे तब भी समाजवादी पार्टी लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी समाजवादी लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस 1975-1977 के एरा में इसलिए जाना चाहती है, ये 2014 से 2024 का जो इनका आपातकाल जिसको बोलते हैं ना, जिन्होंने परेशान किया लोगों को, उसको भुला देना चाहते हैं। ये हम लोग को घुमा रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, आपका भी, हमारा भी, जनता का भी। आपने 2014 में तो वादा किया था हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आप तो आए थे, कहते रुपया पतला हो रहा है, मोटा करने आए थे। आप काला धन वापस लेने आए थे। आपने कहा था यहां महंगाई खत्म हो जाएगी, यहां परीक्षा लीक जो होती थी वो सब बंद हो जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा, हर व्यक्ति यहां खुशहाल होगा। तो आपने क्या किया? आपने तो उसमें से कोई काम तो किया नहीं। अब उसको छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अन्याय आपने जरूर किया है। जितना अन्याय आपकी सरकार ने 2014 से 2024 तक किया, इतना बड़ा अन्याय देश ने कभी नहीं देखा। और अंग्रेजों की बात मत कीजिए, अंग्रेजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है, तो आप क्यों बातें करते हो? छोड़िए ना, आपको तो आप कमाल के लोग हो, आप अपनों को ही परेशान करते हो, अपनों से ही लड़ते हो। अरे अंग्रेजों से तो लड़े नहीं, अपने हिंदुस्तानियों को ही परेशान करते हो, उनको ही जेल में डालते हो, उन पे एफआईआर करते हो, उन्हीं को तंग करते हो, उन्हीं को एजेंसीज भेजते हो। कमाल के भाई आप भी है, कमाल कर दिया आपने तो भाई। अपने हिंदुस्तानी को परेशान करने की कसम खा रखी है। अब आपने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। जिस तरह से पहलवान बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। अपनी बेटियां थी ना, वहां तो आप बोलोगे नहीं। अपनों पर अत्याचार करने में आप माहिर हो, इसलिए हम आपके लिए आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। बस 2 शब्द जरूर बोलेंगे। बीजेपी को तो जाना है, जाके नहीं आना है। अन्याय है 2 पल का, न्याय को आना है। बुराइयां रह जाती कहानी है। बीजेपी और कुछ भी नहीं, जुमले झूठ की कहानी है। इनको जुमला झूठ करना है। सोचिए, जो इन्होंने 5 साल बाद के लिए वादा किए थे, 5 साल बाद के लिए लिखा है आपने, या 27 के प्रचार में इस्तेमाल होगा? नहीं, मैंने आज ही तुरंत लिखा, क्योंकि बीजेपी के लिए सब तुरंत करना पड़ता है। अग्निवीर की बात कर लीजिए ना, अग्निवीर की बात बताइए, इनसे पूछिए। अग्निवीर योजना लेके आए, खुद राज्यसभा सुधांशु जी 6 साल के लिए है, और हमें रोजगार युवाओं को देना चाहते 4 साल के लिए, और बड़े चौड़े होकर अभी डिफेंड भी करेंगे। सोचिए आप, युवाओं को 4 साल की नौकरी, खुद 6 साल के लिए आए हैं। कोविड काल में क्या किया आपने? कोविड काल में आप ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। कितने हमारे लोगों की मौतें होगी, बिना ऑक्सीजन तड़प के मर गए। आप उसके बारे में नहीं बोलोगे। लॉकडाउन आपने इस देश में लेके आए, यहाँ बसें खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, जहाज खड़े रहे, लेकिन क्या हुआ? लोग पैदल चल चल के मर गए। ये वो सरकार है जो सिर्फ तकलीफ देती है। ये सारा दिन सोचती है कौन सी तकलीफ दूं, क्या तकलीफ दूं जनता को, जैसे तकलीफ हो। ये तकलीफ देने की बात सोचते हैं हमेशा, जनता के भले की बात क्यों नहीं सोचते? क्यों आप 1970 में चले जाते हो? क्यों 1980 में जाते हो? क्यों आप 1920 में जाते हो, 30 में जाते हो, 1700 में चले जाओगे? अरे भैया, 2014 से 2024 तक जो जनता के साथ आपने बात, आप इधर कहोगे हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी। कब कर दी भैया? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में आपने लोगों को लाइन में यहाँ पे लगा रखा है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की निशानी है क्या? अरे लोगों को आप रोजगार देते, अपने पैरों पे खड़ा करते। ये देश के लोग हैं, सीना चौड़ा करके चलते कि मैं रोजगार मिल गया है मुझे। यहाँ पे पर्चे लीक हो रहे हैं।
आप पर्चे लीक में आपके मंत्री कहते हैं नहीं इस्तीफा तो दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो न संसद में, यही लगातार जी अनुराग जी, पर्चा लीक हो गया, फिर भी उसका नहीं उसकी एजेंसी का मालिक विदेश भाग गया। कैसे अमेरिका भाग जाते हैं आपके नीरव चौकसी से लेके विजय माल्या से लेके पता नहीं कौन कौन आपके यहाँ पे भाग जाते हैं, नीरव मोदी से लेके सब विदेश भाग जाते हैं और आप देखते रहते हो, भाग गए, सब भाग गए। तो भाग गए तो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सुधांशु जी, इसलिए कहते हैं सुधांशु जी, तमाम बातें अभय दुबे की तरफ से भी की गई थी, आप जवाब देना चाह रहे थे उसका, लेकिन उसके साथ ही कि बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आप लोग अपने दौर की नाकामियों को छुपाने के लिए 70 साल पीछे ले जाते हैं सारी बातों को। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से एक सशक्त ऑपोजिशन यहां पर 10 साल के बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, ये सारी चीजें, इसकी तैयारी तो आप लोगों ने पहले ही कर ली होगी ना कि इस बार का संसद सत्र कैसा होने वाला है। देखिए, अभी आपने भदौरिया जी को सुना, इनके तेवर, तलखी और सुर और तान तीनों में लग रहा है ये चुनाव से पहले वाले मोड से बाहर ही नहीं आ पाए। कविता भी वही सुना गए जो चुनावी दौर की थी और भाषण भी वही दे गए जो चुनावी दौर का था। आजकल एआई और चैट जीपीटी का जमाना है, अगर इनकी बातें चेक कर ली जाएं तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय में डिबेट हो, इनके शब्द वही रहेंगे, कोई एआई से जाके चेक कर सकता है, इनके पास है नहीं, वो घूम फिर के वही बोलते रहेंगे, अंततः कुछ नहीं। तो मैं गंभीरता से लेते हुए अभय दुबे जी की बात का जवाब देता हूं, उनका क्रमवार जवाब देता हूं। अभय दुबे जी, आप कांग्रेस के, मैं अपेक्षाकृत आपको सभ्य और अध्ययनशील प्रवक्ता मानता हूं। आप ये बात कैसे बोल गए कि इमरजेंसी का प्रीवी पर्स से लेना देना? प्रीवी पर्स 1968 में हटाया गया, इमरजेंसी 1975 में लगी, और प्रीवी पर्स से हमसे क्या लेना देना? सरदार पटेल ने जब एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन किया था तो प्रीवी पर्स दिया था, इंदिरा गांधी ने हटाया, तो मतलब इंदिरा जी ने कहा सरदार पटेल गलत थे, हम कहां से बीच में आ गए? बैंकों का नेशनलाइजेशन 1970 में हुआ और हमने नहीं बोला। इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उस पर इस्तीफा दिया। इंदिरा जी और उनके वित्त मंत्री के बीच की लड़ाई थी, और पर्ची हम पे फाड़ रहे हैं, वो भी कब? 25 जून 1975 के बाद की। इसलिए तथ्यात्मक आधार पर आपके जैसे विवेकशील व्यक्ति को ये बचने, कांग्रेस वाले लोग तो अनाप शनाप बोलते हैं, मगर मेरे विचार से बचना चाहिए। अब आइए वर्तमान वाले विषय के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा अघोषित इमरजेंसी। महोदय, इमरजेंसी का दौर होता ना तो आपने जितनी बातें बोली है ना, इतने पे तो जेल हो गई होती, और जेल तो छोड़िए, उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि वापस आप आ जाते। मैंने बोला ना, वहां यह था केवल इतना कह देने से कि इंदिरा गांधी की सरकार हटनी चाहिए, और उसके बाद गए। आज की डेट में कह रहा हूं, मोदी जी के बारे में हमने इमरजेंसी में कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की। आज मोदी जी की मौत, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बोटी 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 काट दूंगा कहने वाला व्यक्ति जो सपा का सदस्य था, उसे कांग्रेस में लाकर सहारनपुर से सांसद बनाया गया, और वो संसद में शपथ ले रहा है। कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले कि ये अघोषित इमरजेंसी लग गई है। मुझे लगता है इमरजेंसी और संविधान के गरिमापूर्ण विषयों को इस प्रकार से मजाक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो इमरजेंसी वो होती थी कि 1980 में इंदिरा गांधी लौट के आई तो सारी विपक्ष की सरकारें बर्खास्त कर दी। 1992 में ढांचा गिरा तो अब उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करते समझ में आता था, भाजपा सारी सरकारें बर्खास्त कर दी, और उसके बाद वो बर्खास्ती भी अवैध साबित हुई। अब आइए, जो मैंने अभी बोला इसका जवाब नहीं दिया, और कितना दुखद बात है कि समाजवादी पार्टी जिसने उस कष्ट को भोगा था, आज सत्ता के लिए कैसे एक साथ में आ गए। और इनके शासन काल में संविधान कहां खत्म होता, इमरजेंसी क्या थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लखनऊ में 2 बड़े अखबार के कार्यालयों पे हिंसक हमले, तोड़फोड़ हुई थी, क्योंकि खबर इनकी इच्छा के विरुद्ध छप गई थी। और मैं बताना चाहता हूं, भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब हाई कोर्ट के परिसर में दंगाई घुस गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेना बुलानी पड़ी थी, और डेट के साथ कोट कर रहा हूं, 13 सितंबर 1994 इनकी सरकार ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट के परिसर में सेना वो घुस गए थे दंगाई, तब सेना को बुलाना पड़ा था। इन लोग, ये होती है अघोषित इमरजेंसी। अभय दुबे जी, अघोषित इमरजेंसी वो होती है जब आपने इनकी उस सरकार का समर्थन दिया था जिसने कार सेवकों के सर पे रख के गोली चलाई थी और मारे गए थे सैकड़ों लोग, और कहा था सिर्फ 16 मरे हैं, और उसके बाद जलवे से कहा था मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अघोषित इमरजेंसी वो होती, 5000 सिखों का कत्लेआम हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री कहता बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसलिए मैं मान्यवर से उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। और अघोषित इमरजेंसी ये होती है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन के पटल पर खड़े होकर जवाब देने से इस कदर बचते हैं कि वो सदन के पटल पर खड़े होकर बोलते हैं 100 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जिसने न जाने कितने जवाबों की आबरू रख ली। इमरजेंसी में जानते क्या था?
एक एक वाक्य, एक एक शब्द मीडिया को वेट करवाना पड़ता था। तो सूचना विभाग जाता था, अखबार का एक एक चीज, वो लाइन और शब्द तय करेंगे, वही छपेगा। इसलिए महोदय जो बात है तो गंभीरता से करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, आज विपक्ष को बड़ा मैंडेट दिया है, पिछली बार से बेहतर दिया है, तो बड़ी उत्तरदायित्व भी दिया है। ईमानदारी से गंभीर विपक्ष की बात सुनिए। और हमें बैसाखियों की बात कहने वाले 99 सीटों के ऊपर खुद के आकाश में खड़े हुए हैं, इसलिए ईमानदारी से बात करिए। और जो बात आपने प्रोटेम स्पीकर की कही, ये सक्सेसिव वाला ही रूल तो हमेशा फॉलो हुआ है। अगर आप सक्सेसिव 7 टर्म का हटा दें तो 2004 में क्या जॉर्ज फर्नांडिस जी से ज्यादा किसी के पास अनुभव था तो काहे बाबा साहब विखे पाटिल को बनाए थे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुरेश कुडिकुनाल जी के प्रति इतनी आस्था है आपके मन में, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे लोकसभा में, या केरल में सीएम के उम्मीदवार बनेंगे, या उनको दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति का मोहरा बनाने के लिए रखा गया है? या कभी ऐसा दिखेगा कि दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक सांसद को उसकी बर्थडे पर केक काटकर खिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद है आज की डेट में, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, ना महासचिव है। कितने सांसदों को खिलाएंगे, तो ये समझ में आता है। इसलिए जो आपकी पार्टी कर रही है वो पूरे देश की, पूरी जनता को दूध का दूध, पानी की पानी की तरह दिख रहा है। चुनाव के समय एक मुद्दे के तौर पर उठा अभय दुबे जी ये सारा मामला कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गए। 400 पार नहीं आया, आप लोग खुद कह रहे हैं, आप लोग 240 का बार बार, 241 का जिक्र बार बार करते हैं, तब फिर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्यों संविधान की प्रतियां? और सुधांशु जी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उन सब का जवाब। श्वेता जी, मैं इतिहास से प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जाकर तर्क सहित ये बात सिद्ध कर सकता हूं कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी, 1970 से लेकर 75 तक के हालात, उस पर नहीं जाना चाहता। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अनुराग भदौरिया को, कि बिहार से आवाज उठी थी और नेताजी से जवाब चाहा था। 1975 का जवाब आज 2024 में बिहार ही से तो उठी थी। अनुराग नाम का लड़का जो कह रहा है कि मुझे एक दिन पहले नीट का पेपर दे दिया गया था, आपका समाचार चैनल ये बात दिखा रहा है कि जो जला हुआ पेपर है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वही मूल पेपर था जो नीट की परीक्षा में दिया जाना था। उसका संज्ञान मेरे मंत्री क्यों नहीं लेते? अग्निवीर की आवाज भी तो बिहार से ही उठी थी। क्या कारण है कि 4 साल में वो सेना पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले जवान को आप रिटायर कर देंगे प्रधानमंत्री जी, और आप 3-3 बार 15-15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? हमने क्यों कहा सुधांशु त्रिवेदी जी? हमने इसलिए कहा बदनुमा दाग कि जब चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 से लेकर गोगरा पोस्ट से लेकर हमारी जो फिंगर एरिया तक नए बफर जोन बना दे, आपका सांसद तापिर गांव कहे कि अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर चीन की सेना घुस जाए और मेरे देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे दें कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। इसलिए हमने सवाल खड़े किए जिस पर आप सदन में चर्चा भी नहीं कराना चाहते थे सुधांशु त्रिवेदी जी। हमने क्यों कहा कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए जाएं और 84% की आमदनी कम कर दी जाए, किसानों की आमदनी 27 रुपए मात्र रह जाए और आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए, तब हम कहते हैं कि बगैर अध्यादेश के ये इमरजेंसी है जिसको ये देश सहने वाला नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, वादा क्या किया था प्रधानमंत्री जी? आपदा में अवसर ढूंढने का। क्या आपदा में अवसर ढूंढा बताइए? एक के बाद एक कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए और जब वोट डिवीजन की मांग की तो सदन में से 21 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये क्या है? यह अघोषित आपातकाल है जिस पर हम तब भी मुखरता से बोले थे और आज भी राहुल गांधी बोले थे। आज आप क्या कर रहे हैं बताइए? आज जब हम कहते हैं कि संविधान की प्रति राहुल गांधी जी हाथ में लेते कि आरक्षण पर वार मतलब 400 पार, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि लोकसभा में आपने जवाब दिया कि जो हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकारी कंपनियों का, उनमें 5,80,000 जो कर्मचारी हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यह आपने घोषित कर दिया। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री भी संविधान में प्रदत्त आरक्षण पर वार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जब आप कृषि के क्रूर काले कानून लाते हैं तो 80% दलित और पिछड़े जो किसान भाई हैं उनके रिजर्वेशन के हक पर ही डाका डालना होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो हम मुखरता से ये बात उठाते रहेंगे सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन आप इतिहास से प्रतिशोध अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये जो जनादेश मिला है ये इस बात का नहीं मिला है कि आप फिर से शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान,
मंगलसूत्र, मटन, मछली की बात करें। अब देश महंगाई पर जवाब चाहता है। पूछेगा कि वो कौन दो धन्ना सेठ है जिनको दाल और तेल के व्यापार में आपने कुदा दिया और दाल और तेल 200 रुपए के पार हो गया। देश ये पूछेगा कि 40 लाख करोड़ रुपए का डाका जनता की जेब पर डाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर, और रोज कहते रहे आप कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। आप डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी के नाम पर देश की आंखों में धूल झोंकते रहे। आपके धन्ना सेठ दोस्त रशिया से क्रूड ऑयल लेकर आते थे और यूरोपियन देशों को बेचते थे, जिसका एक बूंद भी फायदा हिंदुस्तान को नहीं मिला। तो ये देश सवाल करेगा, आपसे तब भी किया था और आज भी करेगा। आज अंतर इतना है कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के सारे नेताओं को अधिकार संपन्न कर दिया। अब जवाबदेही से आप बच नहीं पाएंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। अगर कानून पास करेंगे तो उसकी जवाबदेही सदन में तय करनी होगी। हम फिर से मांग करेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। जो आपने आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन कर दिया, अरे अंग्रेजों के भी इतने काले और क्रूर कानून नहीं थे जो आपने हिंदुस्तान पर थोप दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को और ज्वाइंट कमेटी को जाएं। इस बात की विवेचना सदन के अंदर होगी कि कैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जी स्टॉक मैनिपुलेशन की बात करता है। कहता है कि आप एग्जिट पोल आने पर के समय कहता है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, और उस जो 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है उस पर सदन के अंदर बात होगी। चांग चुंग लिंग पर बात करनी पड़ेगी आपको। जो चीनी नागरिक जिसने स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है अडानी की कंपनी, उनके भाई की कंपनी के साथ, उस पर सदन में अब बात करनी पड़ेगी। पहले आपने बात नहीं की सुधांशु जी। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सदन समालोचना करने का अधिकार, यही तो दायित्व देश की जनता ने दिया है। आप इतिहास से प्रतिशोध अब ज्यादा दिन नहीं ले सकते। संविधान में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी और संविधान के प्रशस्त और प्रदत्त मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए हम बात भी करेंगे। और यह भी याद रखिएगा, बहुत लंबी सरकार नहीं है ये, बैसाखियों के सहारे 6 महीने 8 महीने से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। जो रवैया आपने सदन में प्रारंभ होते ही दिखाया, उससे तो इसी बात का आभास होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने वाले। राजीव जी, आप लोगों को इतनी बार सहयोगी पार्टी नहीं कहा जाता है जितनी बार बैसाखी कह दिया जाता है बीजेपी का। तो ये बताइए कि एक सहयोगी होने के नाते, चूंकि कुछ मुद्दे आप लोगों की तरफ से भी उठाए गए थे, जैसे अग्निवीर को लेकर केसी त्यागी की तरफ से कहा गया था कि आप लोग चाहेंगे कि सरकार विचार करे, तो इन चीजों को सुनने के लिए बीजेपी अभी तैयार है या आप लोग और दबाव बनाएंगे कुछ? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ दबाव या टकराव के बजाय समन्वय और संवाद के जरिए कई ऐसे मसले हैं जिनको एनडीए के उस दौर को भी आप याद कीजिए जब नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, और कई ऐसे विवादित मुद्दे थे जिनको लेकर हमारी असहमतियां हो सकती थी, उनकी प्रतिबद्धता थी, लेकिन एक संतुलन साध करके कार्यकाल सरकार ने पूरा किया। अटल जी की सरकार आज भी अग्निवीर योजना निसंदेह उसके कुछ खामियों को लेकर हमने अपनी ओर से केंद्रीय नेतृत्व को कहा है, और साथ ही साथ जातीय जनगणना, इस पर भ्रम जितना पैदा करने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी उस बिल के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है विधानमंडल के दोनों ही सदनों। इसीलिए इन कई सवालों का समाधान समय के साथ निकल आएगा, और जो इनकी राह है वो ज्यादा मुश्किल मुझे दिखती है। इस चुनाव के दौरान ये अलायंस तो इनका बैसाखियों पर टिका हुआ था, इस अलायंस में कोई साथ होकर लड़ रहा है, सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाकर, ये बंगाल जैसा उदाहरण था, ये पंजाब था, ये केरल था। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरी समय तक, यहां तक कि राहुल जी की न्याय यात्रा में शामिल होने से अखिलेश जी ने ऑन रिकॉर्ड मना किया था कि जब तक सीटों का समझौता नहीं हो जाएगा हम लोग न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो। राह इनकी मुश्किल है। ये 25 वर्षों का अलायंस है एनडीए, और ऐसे कई मुद्दे हैं इसे मैं स्वीकार करूंगा जहां हमारी असहमतियां हैं। कुछ श्वेता जी निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि उसमें संशोधन। श्वेता जी एक 10 सेकंड दीजिएगा। मैं अपनी बस नहीं आप सुन लीजिएगा। इतने लंबे प्रवचन के बाद आप लोग जो रीजनल पार्टी नहीं आप इसके बाद बोलिएगा, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात खत्म नहीं कर रखिएगा। जी जी हाँ बिल्कुल। मैं बस इतना कह रहा हूं कि
जो कुछ भी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कहते हैं एनडीए के बारे में, उसको निराधार आने वाला समय साबित करेगा। इन्हें खुद को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए जो चैलेंजेज हैं, उनका समाधान ये क्या करेंगे, ये इन्हें बताना। ठीक है अभय जी, बहुत छोटे में बोलिएगा जी। 10 सेकंड बस, बिल्कुल छोटा सा। देखिए, मेरे अभिन्न मित्र हैं राजीव रंजन जी, सुधांशु जी भी अभिन्न मित्र हैं। एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में साफ इनकार कर दिया था कि जातिगत जनगणना केंद्र का अधिकार है, आर्टिकल 246 में एंट्री, जो 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में, और यही ऐसा ही शपथ पत्र बिहार के संदर्भ में भी दिया था, तो इससे उनकी मंशा साफ हो जाती। समर्थन मूल्य का सुधांशु जी बनाने को लेकर केसी त्यागी जी और आप हर डिबेट में कहते रहे, आज दोहराइए। अनुराग जी, आप अपनी बात रखिए, सुधांशु जी से हम इस पर फाइनल बोलेंगे जी। देखिए सुधांशु जी, इमरजेंसी पता है किसको कहते हैं? कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए और एफआईआर करके उसके घर पे जाके आप कुर्की की नोटिस लगा दो, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी किसको कहते हैं पता है आपको? एमपी की गवर्नमेंट आपने कैसे गिराई थी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। गोवा की कैसे की थी, महाराष्ट्र में तो आपने पार्टियां 2-2 भागों बांट दी, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने राजस्थान में किस तरह से सरकारें बचाते घूमते फिरते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं उनको कितना तंग करते हो आप, उन्हें सत्ता बचानी मुश्किल हो जाती है। किस तरह से आप उनकी पार्टियों को 2-2 भागों में तोड़ देते हो। और छोड़िए उनकी बात, छोड़िए दुनिया भर की बातें जो करें। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, भाई जो आदमी पूरे समय नौकरी करता है उसकी उनके आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम वो खत्म कर देंगे आप, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने कोई सरकार चुनी, सरकार को गिराने का ठेका ले रखा है। आप किसी भी चुनी। ठीक है अनुराग जी, सुधांशु जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो अभय दुबे जी ने अभी आरोप लगाए आप पर जातिगत जनगणना को लेकर जी। बस सीधे बोलता हूं जी अभय जी, अब बहुत दिन हो गए जो इधर उधर की बातें करते थे। जातिगत जनगणना बिल्कुल साफ कहता हूं, ब्रिटिश टाइम में 1941 तक जातिगत जनगणना हुई। किसने रोकी 51 में? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहिए जवाहरलाल नेहरू गलत थे, और उसके बाद कभी नहीं होने दी कांग्रेस ने। 2011 में करवाया, आंकड़े क्यों नहीं किया? और छोड़िए, आज तो आपने कहा बिहार में आपने करवा दिया था, जो कि सर्वे था। तो अब जहां सीधी कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं करवा रहे भाई? हिमाचल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए, कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, वो आंकड़े बाहर लाइए, दिल्ली में करवाइए, पंजाब में करवाइए, बंगाल में कराइए, तमिलनाडु में करवाइए। ये न किया था। हर चर्चा का सिरा इतिहास में जाकर जुड़ ही जाता है।